नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग सभी लोग आ जाएं भाई। ये आज आपका एडिटोरिया एनसीईआरटी सीरीज है। टेस्ट नंबर है 8। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आज आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी कि कक्षा 12 के ऑल चैप्टर इसमें समाहित है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन होंगे आपके करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 देखो इसमें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का जनसंख्या घनत्व 383 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1951 में से लेकर 2011 तक जनसंख्या घनत्व में 260 प्रति यानी कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। असत्य कथन को आपको चयन करना है। इनमें से क्या हो जाएगा गलत आंसर। ठीक है, तो दोनों बातें क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 383 न होकर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व तो हमारे भारत का। ठीक, 1951 में जनघनत्व तो 117 था। कितना था? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, अब बढ़कर कितने 282, तो लगभग यहाँ पर 50 वर्षों में 200 की वृद्धि हुई है, ना कि 260। 200 प्लस की वृद्धि हुई है, ना कि 260। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्न कथनों पर भी ध्यान दें। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे निमल कृषि क्षेत्र होता है। कृषि जो घनत्व है वो कुल कृषि जनसंख्या बटे निमल कृषि क्षेत्र है। और जो कृषि कृषि जनसंख्या में कृषक, मजदूर और उनके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? प्रश्न नंबर 2। तो ये तीनों बातें क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.44% है। नहीं भाई, 1.64 है, ना कि 1/4। ये बात क्या गलत हो गई। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि केवल वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर के कारण हुई है। केवल से तो निगेटिव आ गया, तो दोनों बातें क्या सत्य कथन बताना था। दोनों बातें इसमें गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पर वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण होती है। प्रवास भी इसमें शामिल होता है भाई। क्या? प्रवास। पॉइंट भी आप लोग ध्यान देना भाई, प्रवास भी शामिल होता है। चल, अगला प्रश्न नंबर है 4। भारतीय जनसंख्या के वृद्धि के अंतर्गत प्रथम प्रवासता 1901 से लेकर 1921 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस प्रवासता को स्थिर प्रवासता कहा जाता है। 1901 से 1911 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जन्म दर उच्च और जबकि मृत्यु दर निम्न थे। सत्य कथन को चुनना है। प्रश्न नंबर 4। सत्य कथन केवल इसका एक हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस प्रवस्था को स्थिर प्रवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखो प्रवस्था 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। वृद्धि दर यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। ठीक, तो ये दोनों बातें क्या है? गलत है। क्यों गलत है इसके मैं व्याख्या आपको बता चुका हूं। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्न कथनों पर विचार करें। 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.3% तक ऊंची रही। असत्य कथन को आपको चुनना है। इनमें से क्या हो जाएगा गलत आंसर। ठीक, तो इसका एक आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्यों? क्योंकि इसको औसत वार्षिक जो जन्म दर वृद्धि दर रही है, वृद्धि दर रही है वो 2.2 रही है। कितना रही है? 2.2 रही है, ना कि 3.3 रही है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2016 में आरंभ की गई। राष्ट्रीय युवा नीति के तहत 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। असत्य कथन को आपको चुनना है। इसमें से क्या हो जाएगा? असत्य कथन। ठीक, तो दोनों बातें क्या? असत्य। क्यों?
क्योंकि राष्ट्रीय युवा नीति 2016 में न फरवरी 2014 में इसको प्रारंभ की गई। कब? फरवरी 2014 में प्रारंभ की गई थी। ठीक, इनमें इस नीति में क्या 15 से लेकर 29 वर्ष को भी युवा माना है। क्या 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया था, ना कि 15 से 35 वर्ष। तो दोनों बातें क्या है, असत्य थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रीसन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और लगभग 544 बोलियां थी। अनुसूचित भाषाओं में उर्दू बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अनुसूचित भाषा कितनी है? 22। हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, किस अनुसूची में बताएं? अनुसूची 8 में। ठीक, वो होती है आपकी अनुसूचित भाषाएं। जो नहीं है उसमें मेंशन है वो गैर अनुसूचित है। तो भाई सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो उर्दू ना होकर हिंदी है। क्या है भाई? वो हिंदी है। तो ये बात क्या गलत हो गई। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, संथाली और कोंकणी बोलने वाले की है। लघुत्तम जो है वो संस्कृत है। ठीक है, लेकिन संथाली नहीं है। संस्कृत तो है लेकिन क्या संथाली नहीं है। प्रश्न नंबर क्या कौन सा? प्रश्न नंबर 7 है। हाँ, प्रश्न नंबर 7 में। चलो, प्रश्न नंबर 7 में संस्कृत नहीं भाई। ठीक है, सॉरी, संस्कृत तो है, बोडो है। यहाँ पर क्या है? बोडो संस्कृत हो गई, बोडो हो गए, और मणिपुरी हो गई सबसे कम बोली जाने वाली। ये दोनों नहीं भाई, तो ये भी गलत हो गया। आपको सब तक बताना था, केवल इसका क्या हो जाएगा? एक आंसर सही है। ठीक, इसका एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। परिवार दिया गया शाखा या वर्ग। आष्टिक निषाद परिवार, भारतीय यूरोपी है, चीनी तिब्बती है, मुंडा, मानकेव और दर्दी। गलत मिलान को आपको चुनना है। क्या? गलत मिलान को आपको चुनना। ठीक है, देखो जो आष्टिक यानी कि जो निषाद है, मुंडा, हाँ मुंडा, ये बात तो एकदम सही है भाई। इसके अंदर मुंडा भी आते हैं और मानखेर इसी के अंदर आते हैं। मानखेर, ठीक है, जो मानखेर है ये मेघालय निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और जो मुंडा है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलते हैं। ठीक, और भारत के ये बाहर मिलते हैं। भारतीय यूरोपीय भाई ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जो मानखेर है वो आष्टिक निषाद के परिवार के हैं। ओके, और जो चीनी तिब्बती हैं, चीनी तिब्बती परिवार है भैया, ये दर्दी नहीं, दर्दी जो पाया जाता है ये भारतीय यूरोपीय परिवार के भाई, भारतीय यूरोपीय इसका मतलब ये भी गलत है। 2 और 3 इसका गलत है। 2 3 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, जो मानखेर है ये आष्टिक परिवार का है, जो दर्दी है ये आपका भारतीय यूरोपीय परिवार का है। ये बात ध्यान देना भाई। अगला प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित मिलान पर विचार करें। सॉरी, प्रश्न नंबर 9 में आप लोग किधर जा रहे हैं? निम्नलिखित मिलान पर विचार करना है। शाखा वर्ग है और उधर वाक क्षेत्र यानी कि वहां पर ये मिलते हैं। मान खमेर ये मेघालय में है। क्या ये मेघालय में है? नो। ठीक, बात तो एकदम सही लग रही भाई, एकदम बात सही है। दर्दी राजस्थान, जो दर्दी मिलते हैं ये जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। ठीक, ये बात गलत हो गई। उत्तर द्रविड़, क्या उत्तर द्रविड़ जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलते हैं? उत्तर द्रविड़ है, बोलो उत्तर द्रविड़ भैया। क्या ये बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में मिलते हैं, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये बात गलत हो गई। अब उत्तरी असम की बात करें भाई, उत्तरी असम में बताओ, उत्तरी असम में क्या मिलते हैं? उत्तरी असम शाखा वर्ग उत्तरी असम ये है आपको अरुणाचल प्रदेश में। यानी ये भी बात हाँ सही है भाई। 1 और 4 क्या सही है। इसमें से आपको सही मिलान चुनना था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ये दोनों क्यों गलत है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला है प्रश्न नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार करें। ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के शहरी क्षेत्रों में वितरित है। बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में सकेंद्रण है। सत्य कथन पर चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 में क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी 2 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, तो जो ईसाई जनसंख्या है अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ, समझना इसको, पश्चिमी तट के साथ जो है गोवा, केरल और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में देखा जाता है इनको। अधिकांश जो, अगर हम सिख की बात करें, अधिकांश जो सिख है देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सकेंद्रण है जो सिख लोग हैं।
ठीक है। भारत के अगर हम जैन बौद्ध की बात करें, भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित है। जैनियों का प्रमुख जो संकेंद्रण है वो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि जो बौद्ध अधिकांशता है वो महाराष्ट्र में संकेंद्रण है। ये चारों पॉइंट आपको ध्यान देना था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार करें। आर्थिक स्तर के देश से भारत की जनसंख्या दो वर्गों में बांटा जाता है। अच्छा, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 123 या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक दिन तक काम करता है। आपको असत्य कथन बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा भाई असत्य कथन। 1, 2, 3 असत्य कथन ए, बी, सी या डी। नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी है गलत। 1 और 3 क्या गलत है, 2 इसका सही है। देखो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो आपका सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन तक काम करता है। यहाँ पर अधिक दिया था ना, यह कम दिन तक काम करता है। ठीक। और आर्थिक अगर हम बात करें, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन आर्थिक स्तर जैसे भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में ना बांटकर 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक। कौन कौन से भैया? मुख्य श्रमिक, सीमांत और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक एक मुख्य है, एक है सीमांत, एक है आपका अश्रमिक। श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12। निम्न विशेषताएं किस प्रकार की बस्ती के उदाहरण हैं? इस प्रकार के गांव में रहन सहन का समान क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृति पर विस्तृत करते हैं। इस प्रकार की बस्तियां बुंदेलखंड प्रदेश में को मिलती है। अब ये कौन सी बस्तियां? पहली बस्तियां या अर्धगुच्छित है या गुच्छित है या परिक्षिप्त बस्तियां। ठीक है, ये गुच्छित बस्तियां हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13। बस्तियों के प्रकार है इधर दिया राज्य क्षेत्र। ठीक है, अर्धगुच्छित बस्तियां, गुच्छित, परिक्षिप्त और पल्ली बस्तियां। आपको सही कथन बताना। क्या बताना भाई? सही कथन बताना। देखो जो अगर हम गुच्छित बस्तियां की बात करें पहले, तो ये भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड। कहां पर? भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड में। इसका मतलब ये बात सही है, ये आप बुंदेलखंड में भी मिलते हैं। 2 तो सही है भाई, इसमें 2 सही हो गया। अगर बात करें यहाँ पर अर्धगुच्छित बस्तियों की बात करें हम लोग, तो ये ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। ये भी बात क्या है? सत्य है। गुजरात में भी और राजस्थान के कुछ मैदान में भी पाई जाती हैं। परिक्षिप्त बस्तियां जो होती हैं ये आपके मेघालय की बुंदेलखंड में मिलती है। मेघालय हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड और आपका हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश और केरल। हिमाचल प्रदेश और केरल में मिलती है। ये बात के गलत हो गया। अगर हम पल्ली बस्तियां की बात करें, ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान। कहां पर? इसमें छत्तीसगढ़ और हिमालय निचली घाट को दिया गया है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो पल्ली बस्तियां ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं पल्ली बस्तियां। तो ये बात क्या है? सत्य है। इसका 3 सिर्फ गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। 1, 2 और 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। निम्न कथनों पर विचार करें, बताएं। निम्न कथनों पर विचार करें। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती है उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। वह भूमि जो 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। सत्य कथन को आपको बताना है, इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका केवल क्या 2 सही ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक। अगर हम पुरातन प्रतिभूमि की बात करें तो यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष या अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम। यहाँ पर 5 वर्ष से अधिक दिया था क्या? हाँ, 5 वर्ष से अधिक दिया था। ये बात ये इसलिए क्या 5 वर्ष से कम होगा यहाँ पर, ना कि अधिक, इसलिए ये बात गलत हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न नंबर 15। निम्न कथनों पर विचार करें। चारों फसलें जायद फसल के उदाहरण हैं। चारों जो फसलें हैं क्या जायद फसल के उदाहरण है? जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य बोई एवं काटी जाती हैं।
सत्य कथन का चयन कीजिए भाई। मैंने आपको जायद, रबी और खरीफ इन फसलों के बारे में, सारी फसलों के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। कब बो जाती है, कब काटी जाती है, कौन से ये खरीफ की फसल है, कौन सी इस जायद की फसलें हैं। ठीक, चलिए बताएं। तो क्या चारों, चारा, सॉरी मैंने चारों बोल दिया, क्या चारा फसलें, चारा क्या जायद की फसलें हैं। नंबर 15 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सी, दोनों बातें क्या है सत्य। चारा फसलें हैं वो जायद की फसलें हैं, और जो जायद की फसलें अप्रैल से जून के मध्य बोई जाती है वही काटी जाती है। जैसे कि आपकी ककड़ी भी है ना, ककड़ी हो गए भाई, खीरा हो गया, तरबूज, सब क्या है जायद की फसलें। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल की बात करें, जैसे कि चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, है ना, गेहूं, नहीं गेहूं नहीं, अरहर, ये सभी क्या है, ये चावल की फसलें हैं। मूंगफली, ये भी क्या है, खरीफ की फसलें है ना, सॉरी खरीफ की फसलें सारी। रबी की फसलें ये अक्टूबर से मार्च में बोई जाती हैं। क्यों, गेहूं, चना, यानी जो ठंडी के मौसम में होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, तुरई हो गया, सरसों, जव, ये सभी आपके रबी की फसलें हैं। ठीक, सब्जियां हो गया, फल, चारा फसलें, ककड़ी, तरबूज, ये सभी आपके जायद की फसलें होती हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 16। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। अच्छा, चलो भाई, सही बात है। अमेरिकन कपास को देश के दक्षिण पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व के चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। सही कथन आपको बताना है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, बोलो। सही कथन। देखो, अगर हम बात करें, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के आधशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। खरीफ ऋतु में बोई जाती है। चलो, बात तो ये सही है, उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, देश के विभाजन के समय भारत का बहुत बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार क्या वृद्धि देखी जा रही है। भारत छोटे रेशे वाली, यानी कि भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहते हैं। क्या, उत्तरी पश्चिमी भाग में, ना कि दक्षिणी पश्चिमी भाग में। उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या कहते हैं, उसको नरमा कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। ठीक है, भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। भाई यहाँ पर 1 और 3 होना चाहिए सही आंसर। क्यों, 16 में 1 और 3, 3 तो भाई नहीं है। अगर 3 नहीं है तो हम इधर जाएंगे भाई, केवल 1 की ओर चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक, क्योंकि देखो उपरोक्त में से कोई तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, केवल 2, सभी 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ऐसे प्रश्न को फंसाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। निम्न कथनों पर विचार करें। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय है एक रोपण कृषि का उदाहरण है। यह उष्ण, आर्द्र और उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले भागों में बोया जाता है। भारत में चाय की खेती वर्ष 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई। सत्य कथन का चयन कीजिए प्रश्न नंबर 17। ठीक है, 17 में ये तीनों बातें क्या है, सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 18। निम्न कथनों पर विचार करें। कृषि जलवायु नियोजन वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया। कृषि जलवायु नियोजन द्वारा कृषि, पशुपालन तथा कृषि जल कृषि के विकास हेतु संसाधनों के विकास पर बल दिया गया। असत्य कथन को आपको चुनना है। इसका पहला ऑप्शन क्या गलत है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने वर्ष 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। 1988 में, ना कि 1952 में। ऑप्शन नंबर इसका एक गलत है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19। निम्न कथनों पर विचार करें। लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। मैग्नीज मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम से संबंध है। आपको असत्य कथन बताना भाई प्रश्न नंबर 19।
19 में ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, व्याधि रूप सत्य है, लेकिन जो मैग्नीज मुख्य रूप से कुडप्पा क्रम से संबंध नहीं। अगर हम, ठीक है, ये किससे संबंधित है भाई, ये धारवाड़ क्रम से संबंधित है, धारवाड़ ना कि कुडप्पा, धारवाड़ क्रम से संबंधित, ठीक, ना कि कुडप्पा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न नंबर 20। किरुबुरी सुलायपत व बुनाई क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज, लौह अयस्क, कोयला या अपभ्रक हेतु। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में जाएगा लौह अयस्क हेतु, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, जो ओडिशा में लौह अयस्क है, सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं पर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ के जो महत्वपूर्ण खदानें हैं जैसे कि गुरु महसिवानी है, सुलायपत है और बादाम पहाड़ जो मयूरभंज में है, किरबुरी, ठीक है, ये सभी कहाँ के हैं, ये अभी आपके हैं उड़ीसा राज्य की, कहाँ की है, उड़ीसा राज्य की, और बुनाई भी उड़ीसा राज्य की। ठीक है, झारखंड की ऐसी ही पहाड़ियां श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र के आसपास ही ये सारी स्थित हैं। अगला प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, संबंधित क्षेत्र इधर दिया खनिज, गोवा, रत्नागिरी, शिवमोगा, चंद्रपुर। प्रश्न नंबर 21 में आप लोग किधर जा रहे हैं, क्या बताना है आपको, सही युग्म सुमेलित करना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन 2, 3, 4 क्या है, रत्नागिरी लौह अयस्क बिल्कुल बात सही है, शिवमोगा मैग्नीज है, चंद्रपुर लौह अयस्क, 2, 3, 4 है, हाँ, ऑप्शन नंबर इसका 21 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक, गोवा, गोवा जो है आपका ये लौह अयस्क खानी ना कि मैग्नीज, गोवा क्या है, लौह अयस्क खान, लौह अयस्क खान है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट नंबर 22। निम्न कथनों पर विचार करें, बॉक्साइट मुख्यतः क्वाटनरी निक्षेपों में पाया जाता है, बॉक्साइट लैटराइट चट्टानों से संबंध है या संबंधित है, कर्नाटक बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असत्य कथन को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 22 में आप लोग क्या आंसर देगा, इसका 1 और 3 का गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका सी हो जाएगा 23 का 22 का सही आंसर। ठीक, देखो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के निर्माण में किया जाता है। बॉक्साइट मुख्य रूप से टर्सेरी टर्सेरी निक्षेपों में ना कि क्वाटनरी, ठीक है, टर्सेरी निक्षेप में पाया जाता है, इसलिए ये बात क्या गलत हो गई। ठीक, तो बॉक्साइट है वो कर्नाटक में ना, उड़ीसा, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, संबंधित क्षेत्र इधर खनिज, अलवर, कोरापुट, बिलासपुर, उदयपुर, बॉक्साइट, बॉक्साइट, तांबा और तांबा। प्रश्न नंबर 23, नंबर 23 में एक और अलवर बॉक्साइट बात सही है, और बिलासपुर तांबा 1 और 3 क्या है सही है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसका बी है करेक्ट आंसर, बाकी क्या है गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को भाई, जो कोरापुट है, कोरापुट ये है आपका उदयपुर तांबा, तो क्या बताना था, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत बताना था भाई, सॉरी, उसके लिए भी मैंने सोचा सही। अच्छा, 1 और 3, हाँ 1, 3 गलत हो जाएंगे भाई। एक जो अलवर है ये तांबा के लिए, आपको गलत बताना था, तांबा के लिए प्रसिद्ध है अलवर, और जो बिलासपुर है, बिलासपुर आपका बॉक्साइट के लिए, उल्टा दे दिया, आपको गलत बताना था भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बिलासपुर बॉक्साइट के लिए है और अलवर है तांबा के लिए, ये गलत थे। क्यों गलत थे, इसलिए गलत थे भाई क्योंकि अलवर तांबा और जो बिलासपुर है वो बॉक्साइट के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 24। निम्न कथनों पर विचार करें, भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% भाग पीट प्रकार का है। ठीक है, ये पीट प्रकार का नहीं बल्कि बिटुमिनस प्रकार का, जो दूसरे नंबर का कोयला होता है, बिटुमिनस। ठीक, सबसे अच्छा कौन था, इंथ्रासाइड सबसे अच्छा होता है ना, तो ये बात गलत हो गई। आपको 7 कथन यहाँ पर बताना है, एक तो गलत हो गया, इसका मतलब एक गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट भाई,
भारत में कोयला निक्षेपण लास्ट सबसे भारत पीट प्रकार का, क्या पीट प्रकार का